Hello everyone, welcome to today's lecture of atomic structure part 7. In the last video, we discussed about the absorption and emission spectrum of radiations and electromagnetic radiations and their properties. Today lecture, we are going to study about Bohr's atomic model. Bohr's atomic model was given by Niels Bohr in 1930. It was based on the Planck quantum theory, which explained the line spectrum of any emitted radiations. According to Planck quantum theory, the radiations emitted by the different objects are explained. According to this phenomena or theory, firstly, the hydrogen atom is a cylindrical, or we can say a circular structure in which nucleus contains protons and neutrons, and electron is revolving around the nucleus in a particular energy shell, which are known as shells or energy levels, or they are also known as अलाउड शेल्स। तो बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसके कुछ कंसेप्ट दिए गए यहाँ पर, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर था, और इस बेस पर हम लोग जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो कंसेप्ट है वो क्या क्या बातें हमें बताता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राइट डाउन द बोर एटॉमिक मॉडल प्रोस्पेक्टस एंड इट्स डिफरेंट थिंग्स। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करें, बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो निल्स बोर ने दिया था 1913 में, और किस पर बेस्ड है? ये प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। इस थ्योरी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्टली कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर पर जो है न्यूक्लियस होता है, जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इमेजिन करते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेरिकल और सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। तो इन सर्कुलर पाथ को एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स, और सिंपल वे में हम इसको शेल्स या अलाउड शेल्स भी कहते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमको यहाँ पर एक शेल्स दिखाई दे रहे हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन है वो इसके अंदर लोकलाइज है, और इन स्फेरिकल और सर्कुलर पाथ के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। द शेल नियर बाय टू द न्यूक्लियस इज नोन एज n=1, दैट इज ऑल्सो नोन एज के शेल्स। इन लोअर क्लासेज 9th और 10th यू स्टडीड दीज शेल्स। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है शेल, उसको हम के शेल कहते हैं, और इसके लिए हम एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल को हम 1 से इंडिकेट करते हैं। इसके जैसे ही हम बाहर चलते हैं तो इसको n=2 शेल कहा जाता है, यानी सेकंड शेल कहा जाएगा, जिसको हम एल शेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और बाहर चलते हैं तो थर्ड शेल को कहा जाता है एम शेल, सिमिलरली एन शेल एंड ओ शेल इनको कहा जाता है। तीसरी जो बात है हमारे पास में वो क्या है यहाँ पर, कि जब एनर्जी ऑफ शेल है किसी पर्टिकुलर शेल, मान लीजिए आपके पास में ये शेल है, तो इसकी एनर्जी न तो बढ़ेगी न इसकी एनर्जी घटेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी या घटेगी? जब तक इस शेल में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में न जाए, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर न आए। तो ये हमें ध्यान रखना है, द एनर्जी ऑफ अ शेल डज नॉट चेंज इटसेल्फ, इट चेंजेस ओनली इन द थिंग व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n=1 to 2, और वी कैन से एनर्जी अगेन रिटर्न टू n=2 to 1। ये थर्ड से सेकंड में भी आ सकता है, फिफ्थ से सेकंड में भी आ सकता है, तब इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। फोर्थ थिंग जो है हम ये कहेंगे इसके अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका लो से हाई एनर्जी शेल में जा रहा है, इट मीन्स n=1 से n=2 में अगर ये जाए, या n=2 से n=4 में जाता है, तब इसको आगे की ओर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जितनी एनर्जी को ये एक्वायर करेगा उतनी ही दूर के शेल में ये जा पाएगा। हमें ध्यान रखना है, अगर लो शेल से हाई एनर्जी शेल में जा रहा है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हाउएवर अगर ये हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में आए, सपोज n=3 से ये कहाँ पर आता है? n=2 में आएगा। तो जितनी एनर्जी को 2 से 3 में जाने के लिए इसने एब्जॉर्ब किया था, उतनी एनर्जी को ये थर्ड से सेकंड में आने के लिए लूज भी करेगा। देन इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। हमें ध्यान रखना है, अगर हाई टू लो एनर्जी लेवल में आ रहा है तो ये एनर्जी को लूज करेगा, और अगर लो से हाई में जा रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो एब्जॉर्ब एनर्जी हो रही है या एमिटेड एनर्जी हो रही है, हम उसको इस ट्रांजिशन को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है?
चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू E2 माइनस E1। आप E2 माइनस E1 क्या है, E1 जो है हमारा प्राइमरी एनर्जी शेल है और E2 जो है हमारा सेकेंडरी प्राइमरी शेल है। हम इसको ये भी कह सकते हैं E1 जो है लोअर एनर्जी शेल हो गया या एनर्जी हो गई और E2 जो है हायर एनर्जी हो गई जो आगे की ओर। जस्ट सपोज हमारे पास में ये एनर्जी शेल है, ये n=1 हो गया और ये n=2 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन n=1 से 2 में गया है तो n=1 में जो एनर्जी है हम उसको E1 से रिप्रेजेंट करेंगे और n=2 में जो एनर्जी है उसको हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे निकल जाएगा, डेल्टा E = E2 माइनस E1। अब E2 में जो भी एनर्जी होगी उसमें से E1 को डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू काय में आएगी, हमारी पॉजिटिव में आएगी। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, हमारा एंडोथर्मिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब N1 से N2 में गया तो एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया तब जाकर के ये वहाँ पहुँचा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर ये n=2 से n=1 में आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा E = E1 माइनस E2। अब E1 की एनर्जी कम है, E2 की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये काय में आएगी, हमारी नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव में आएगी इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, यानी ये एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा, लूज करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी शेल देन इट एमिट रेडिएशन और एनर्जी, देन द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है नेगेटिव में आएगी। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो डेल्टा E = E2 माइनस E1 से निकाल लेंगे। हम जानते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था, डेल्टा E जो है वो h से, प्लांक थ्योरी में हमने पढ़ा था डेल्टा E = h होता है। तो न्यू की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो डेल्टा E डिवाइडेड बाय प्लांक कांस्टेंट h। डेल्टा E हम लोग यहाँ से ले लेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया हुआ है E1 जो है हमारे पास में लोअर एनर्जी है या प्राइमरी जो शेल है उसकी एनर्जी हो गई, E2 हमारी हायर और सेकेंडरी एनर्जी हो गई जहाँ पर ये जा रहा है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू जो है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है और न्यू की जगह पर हम ये भी जानते हैं न्यू = क्या होता है, c/λ। तो ये hc/λ भी हो सकता था, तो हम लैम्बडा भी इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को डिक्टेट कर लेंगे अपने वीडियो को पॉज करके। अब हम इसके 4th या 5th पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के लिए कि ओनली दोज एनर्जी शेल्स आर अलाउड फॉर एटम इन विच एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो है हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं MVR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ एटम। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपल कोफिशिएंट ऑफ h/2π। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का क्या होता है, सिंपल कोफिशिएंट होता है। इट मीन्स h/2π ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, n। n इज़ द नंबर ऑफ शेल। आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है वो हमारा n है। इफ़ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फर्स्ट शेल देन n = 1, अगर सेकंड शेल में n = 2 हो जाएगा। और हम इन वैल्यूज़ को रख करके हमारा एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। एक सिंपल सी चीज़ हम जो है बता सकते हैं, अगर n = 1 है तो हम कह सकते हैं MVR = h/2π होगा। ठीक है, इफ़ n = 2 है तो MVR जो है वो हमारे पास h/π हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 2 से 2 कट गया। अगर n = 3 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो MVR है वो हो जाएगा 3h/2π। ठीक है, सिमिलरली जो है आगे के शेल्स के लिए भी हो जाएगा। कई बार कॉम्पिटिशन पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ और रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6th पॉइंट क्या है कि इनर सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की ओर न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को कहा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको कैलकुलेट करते हैं mv²/r से। और जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है बाहर की ओर उसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कैलकुलेट किया जाता है Ze²/r² से। Z इज़ द एटॉमिक नंबर,
ऑफ एटम, जो भी आपने एटम लिया उसका एटॉमिक नंबर होगा। ई जो है हमारे पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ एटम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में उसका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रहता है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों को देखा, आर से आर कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, mv² इक्वल टू ZE² अपॉन R²। इस वैल्यू से हम v² निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट आ गए बोर एटॉमिक मॉडल के। अब बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल के जब हमारे पास ये पॉइंट आ जाते हैं तो इसकी यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसके द्वारा हम हाइड्रोजन एटम, एक्चुअली जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिया गया था उस वक्त, इसलिए हाइड्रोजन एटम को ही यहाँ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, वो ये है कि हम इस एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें पर्टिकुलर शेल के लिए उसकी रेडियस क्या होगी, जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी और उसकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं और उसके बेस पे जो ट्विस्टेड क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे पास में। एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है बोर रेडियस। हम इस मॉडल के द्वारा बोर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर रेडियस निकालना है हमें तो R इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² अपॉन Z, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेडियस के लिए। ठीक है बच्चों, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किस में निकल के आएगी, एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी हमारे पास में। रेडियस ऑफ बोर एटम इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² अपॉन Z। n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में है, n इक्वल्स टू 1 2 3, जिस शेल में होगा हम उसके बारे में लिख लेंगे। Z हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटम है तो वहाँ Z की वैल्यू 1 है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा एटम हमें दे दिया जाए तो हम Z की वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस रेडियस को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, और पिकोमीटर में हमें निकालना हो तो R इक्वल्स टू 52.9 इंटू n² अपॉन Z। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम, और ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, पिकोमीटर में निकल के आ जाएगी। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने, एंगस्ट्रॉम में रेडियस पूछी हुई हो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और पिकोमीटर में पूछी हुई हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बच्चों ये 10⁻⁻10 मीटर के, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के, या 10⁻⁻12 पिकोमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में हमने इसको इंटर कन्वर्ट किया हुआ है। अब इसके बेस पर हम लोग और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन दोनों फॉर्मूला से अगर जाते हैं, मोस्टली आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो रेडियस में हमसे कह दिया जाए तो R जो है बच्चों ये हमारे नंबर ऑफ शेल के स्क्वायर के इक्वल है। अगर आपको दो अलग अलग शेल दे दिया जाए और रेशियो पूछ लिया जाए तो R1 इज टू R2 इज इक्वल्स टू n1² इज टू n2²। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे या याद रख लेंगे। ठीक है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू n1² डिवाइडेड बाय n2²। ये वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से ये तुम्हारा फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, एटॉमिक नंबर के साथ में R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, अगर आपको दो अलग अलग एटम या आयन दे दिए जाए जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम उसके रेडियस का रेशियो कैसे निकाल लेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1। तो ये आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला जो है वो यहीं से बन के आए, आप इसको याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमको हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड शेल, कौन सा शेल, सेकंड एंड थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल, इसमें हमें रेशियो ऑफ रेडियस कैलकुलेट करना है। रेशियो ऑफ रेडियस कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन एटम के लिए हमें n की वैल्यू दी हुई है, n1 वैल्यू हमें सेकंड दिया हुआ है, n2 वैल्यू हमें थर्ड दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन में, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू n1² डिवाइडेड बाय n2²। n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,
2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू दी हुई है थर्ड 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो हमारे पास R1:R2 की जो वैल्यू है वो आ गई 4:9 और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके और भी क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इस सेकंड केस के बेस बना लेते हैं। सपोज आपको कह दिया जाए हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है और हीलियम आयन है। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब प्लस चार्ज लगता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 हो चुका है इसका। तो हाइड्रोजन एटम और हीलियम आयन के लिए हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R1:R2 इक्वल्स टू Z2 डिवाइडेड बाय Z1। Z2 का मतलब सेकंड वाला जो एटम दिया हुआ है कौन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और Z1 कौन है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। तो हमारे पास R1:R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1:R2 इज इक्वल्स टू 2:1। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आप इसकी पहली एप्लीकेशन समझ चुके होंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो हमें एटम दिया हुआ है हम उसकी रेडियस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेस पर। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू n²/z। एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो, और पिकोमीटर में निकालना है तो 52.9 इंटू n²/z। और ये हमारी एप्लीकेशंस होगी जो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड जो इसका लेवल होता है बच्चों वो है एनर्जी कैलकुलेशन, कि बोर एटॉमिक मॉडल से आप बोर जो रेडियस है उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई वे भी डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, आपको केवल इसका फॉर्मूला ही याद रखना है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके 11th क्लास के हायर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ये है कि बोर एनर्जी, जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हम उसकी क्या निकालने वाले हैं, एनर्जी निकालने वाले हैं। और एनर्जी जो निकलेगी E, ये हो जाएगा -13.6 इंटू Z²/n²। वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इसमें भी आप पढ़ते हैं एनर्जी की वैल्यू या तो जूल में होती है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकाल लेंगे, इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय अगर आपको जूल में एनर्जी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n²। और वैल्यू किस में निकल के आएगी आपकी, ये जूल में निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारे पास दो फॉर्मूला बन गए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए और एक जूल में एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास दो केस बन जाते हैं। केस 1 क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। अगर आपको दो अलग अलग एटम या आयन दिए हुए हैं तो एनर्जी का रेशियो E1:E2 इज इक्वल्स टू Z1² डिवाइडेड बाय Z2²। इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। और केस 2 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n²। दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला में। यहाँ भी एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो E1/E2 इज इक्वल्स टू n2² डिवाइडेड बाय n1²। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम एनर्जी का रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन सेम है, इसका क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ जो कि आप करेंगे। क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 4 हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बेस पर मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन हो जाएगा 4 हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी बिलोंगिंग टू एनर्जी शेल that is second and third
ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग इन 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में लिख कर। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल। तो आपको फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड एंड फोर्थ शेल में आपको क्या निकालनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। और आप लोग मुझे बताएंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपसे इस संबंध में बात करूंगा। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टॉपिक आ गया इसकी एप्लीकेशन का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को डिक्टेट कर लेंगे और इसी फॉर्म में अपने नोट्स बनाते हुए कॉपी में इसको लिखेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं कि जो बोर एटम है या बोर जो मॉडल है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ शेल में घूम रहा है। तो हम अब क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल और बोर एनर्जी शेल। तो हमारे पास इसका अगला टॉपिक आ रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नोट्स जो हैं वो आपके इसी फॉर्म में बनते चले जाएंगे कॉपी में। क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो ब्लैंक नहीं छोड़ेगा और उसको लिख करके या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता देगा कि किसका आंसर क्या आ रहा है और क्या नहीं आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक हमारे पास है बोर वेलोसिटी। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसमें बोर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को हम किससे निकालें। तो उसकी वेलोसिटी निकालने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगी। 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसी फॉर्मूला से केस 1 बन जाएगा। केस 1 क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1/V2 यदि हमें निकालना हो तो Z1/Z2 से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अभी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। केस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जो हमारा शेल है उसके शेल बढ़ते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम होगी, क्योंकि जितना आपका एटम बड़ा हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, V1/V2 इज इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप लोग रेशियो ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट वेलोसिटी, ठीक है। और किस में कैलकुलेट करनी है, फॉर हीलियम आयन यानी कहते हैं फॉर सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सेकेंड शेल है और किसका है, हाइड्रोजन एटम का। इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ हीलियम आयन एंड लिथियम आयन, ठीक है। इसमें आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन 3 जो है वो आपके पास ये है, कैलकुलेट रेशियो या वेलोसिटी रेशियो है बच्चों, ये वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन सेकेंड एंड फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने आपको यहाँ पर आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने सॉल्व भी करके बताया है। आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, वो मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या क्या आया है। अगली क्लास में हम लोग जो है इसके आगे की ओर बढ़ेंगे कि
इसके जो अगली जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसमें ये एप्लीकेशंस जो लगाई हमने उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो आप लोग याद रखेंगे। पहली लिमिटेशंस बोर मॉडल की ये है कि ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था, और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये अप्लाई होगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी है? हाइड्रोजन एटम हो गया, उसके अलावा हीलियम आयन है, लिथियम आयन है, ठीक है, बेरिलियम आयन हो गया, बोरॉन आयन हो गया। तो इस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जितनी भी होंगी उनके अंदर आपको जो है ये मॉडल अप्लाई करना है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है कि जब यहाँ पर जब स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन जब इसका जब लिया जाता है तब वहाँ पर उसकी कई सारी लाइन्स हमें ऑब्जर्व होती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो इसके द्वारा नहीं समझाया गया। एक और चीज़ यहाँ देखी गई, थर्ड इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या हो गई कि जब स्पेक्ट्रम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया तो उसका जो डेविएशन है या स्कैटरिंग हो गई जो लाइन की, उसके बारे में वो नहीं समझा पाया कि उस स्कैटरिंग को क्या कहते हैं। लेकिन बाद में जाकर के दो साइंटिस्ट ने इस स्कैटरिंग को समझाया। आप इसको ध्यान रखेंगे कौन से दो, कि जब आपके स्पेक्ट्रम को जब हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है या रेडिएशन मिल रहा है, उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास किया गया तो जो उसकी स्कैटरिंग थी उसको सबसे पहले समझाया था स्टार्क ने, इसलिए इफेक्ट को नाम दिया गया स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट आप ध्यान रखेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपको यहाँ पर मिली उसके स्पेक्ट्रम को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया तो बोर जो इसको समझा नहीं पाया था, लेकिन बाद में जाकर के स्टार्क नाम का जो एक साइंटिस्ट था उसने इसकी स्कैटरिंग के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में वो जो स्पेक्ट्रम है वो अपने पाथ से स्कैटर्ड हो जाता है, डेविएट हो जाता है, तो उस इफेक्ट को नाम दिया गया स्टार्क इफेक्ट। इसी प्रकार से जो आपको जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट करते हैं तो उसको बोर ने तो नहीं समझाया, लेकिन एक साइंटिस्ट था उसका नाम था जीमान। तो जीमान नाम के साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले समझाया था और इफेक्ट को नाम दिया गया था जीमान इफेक्ट। क्या नाम दिया गया बच्चों? उसको जीमान इफेक्ट उसको नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग आज की क्लास में इसकी लिमिटेशंस, इसकी एप्लीकेशंस और इसके कुछ बेसिक थ्योरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में जब हम जाएंगे तो उसमें हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे कि जो बोर मॉडल है उसमें जो हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है वो क्यों आया, तो उसके बारे में अगली क्लास में बात की जाएगी। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।